हेलो एंड वेरी लवली लवली वेलकम। तो बेटे स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, करेक्ट। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अब इसमें आपको क्या पढ़ाया जाए, हमारे लिए मुश्किलात ये है क्योंकि आप लोगों ने इससे पहले के लेवल पे क्लास 11th में 12th में इसको बहुत अच्छी तरह से करा हुआ है, लेकिन फिर भी अब जहां तक एग्जामिनेशन का पॉइंट ऑफ व्यू है तो इसमें से आप फोर फीचर और री इश्यू से रिलेटेड क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और याद रखना कि इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल में आपके मॉड्यूल के अंदर बोनस इश्यू भी है, राइट्स इश्यू भी है, स्वेट इक्विटी शेयर्स भी है, उनको हमने अलग चैप्टर्स के रूप में रखा हुआ है, करेक्ट। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम सिर्फ अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल की बात करेंगे और जैसे मैंने कहा बोनस इश्यू, राइट्स इश्यू और स्वेट इक्विटी शेयर्स वो हमने सेपरेट चैप्टर्स के रूप में कवर अप करके रखे हैं। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं शेयर कैपिटल। अब इसमें क्या स्टार्ट करा जाए, कुछ भी बताने से पहले आज मैंने नॉर्मली तो हम बहुत डिटेल में पहले शुरुआत में थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स की चर्चा करते हैं, लेकिन आज कुछ बताने से पहले मैंने आपसे कुछ पूछा। मान लेते हैं कि XYZ लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है, करेक्ट। अब आपने इसका आंसर देना है। अभी मैंने क्वेश्चन तो कुछ पूछा ही नहीं है, इसलिए पहले आंसर मत देना। मान लेते हैं ये जो कंपनी है रजिस्टर्ड है, करेक्ट। ये जो कंपनी है रजिस्टर्ड है, 1 लाख शेयर से, और एक शेयर इस कंपनी का जो है वो 10 रुपए का है। 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अब जैसा कि आपको मालूम है कि ये कंपनी रजिस्टर्ड है 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच से, पहले तो इसका क्या मतलब हुआ आप सब लोगों को मालूम है। जब हम कंपनी फॉर्म करते हैं तो इनिशियल स्टेजेस में जब हम अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का डॉक्यूमेंट भरते हैं तो उसके अंदर हमें अपनी रजिस्टर्ड कैपिटल भरनी पड़ती है। और रजिस्टर्ड कैपिटल का मतलब आपको मालूम है कि इस कैपिटल से कंपनी रजिस्टर हुई है। ये तो हमें पता लग गया रजिस्टर्ड कैपिटल, यानी कि कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल जो है वो डेफिनेटली ₹10 लाख की है। लेकिन इस रजिस्टर्ड कैपिटल का मतलब क्या हुआ? इस रजिस्टर्ड कैपिटल का मतलब ये हो गया कि ये कंपनी अपनी लाइफ टाइम में मैक्सिमम 1 लाख शेयर्स पब्लिक को इश्यू कर सकती है। इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम अपनी एंटायर लाइफ में ये कंपनी 1 लाख शेयर पब्लिक को इश्यू कर सकती है। 10 रुपए के हिसाब से 10 रुपए वाले शेयर इश्यू कर सकती है और 10 लाख रुपए पब्लिक से रेज कर सकती है, मैक्सिमम कैपिटल। इसीलिए आप लोग जब इससे पहले के लेवल पे पढ़ते थे तो आपको ये मालूम है कि रजिस्टर्ड कैपिटल को आप लोग मैक्सिमम कैपिटल भी कहा करते थे। याद आया आपको? नहीं याद आया तो वही याद दिलाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। तो इसको मैक्सिमम कैपिटल क्यों कहते हैं ये बात समझ में आ जानी चाहिए। आपको याद होगा कि आपने ये भी पढ़ा था कि रजिस्टर्ड कैपिटल को नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। याद आया? इसको तुम लोग नॉमिनल कैपिटल भी कहा करते थे। नॉमिनल कैपिटल, इसको आप लोग नॉमिनल कैपिटल भी कहते थे। क्यों कहते थे नॉमिनल कैपिटल? क्योंकि अभी मैंने ये बताया कि इस कैपिटल से ये कंपनी रजिस्टर्ड तो है, और मैंने ये भी बताया कि अपनी लाइफ टाइम में, अपनी पूरी लाइफ में ये कंपनी पब्लिक को 1 लाख शेयर इश्यू कर सकती है, उससे ज्यादा शेयर इश्यू नहीं कर सकती। 1 लाख शेयर ये कंपनी अपनी लाइफ में पब्लिक को इश्यू कर सकती है, लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है कि कोई कंपनी को जितनी इजाजत मिली हुई है मैक्सिमम शेयर्स को इश्यू करने की अपनी एंटायर लाइफ में, उतने शेयर कंपनी अपनी लाइफ में इश्यू करे। इसका मतलब कंपनी को इजाजत तो है कि कंपनी 1 लाख शेयर पब्लिक को इश्यू कर सकती है 10 रुपए के हिसाब से अपनी एंटायर लाइफ टाइम में, लेकिन मैंने यहां पर एक राइडर क्या रखा? मैंने ये बताया कि अपनी लाइफ टाइम में कोई भी कंपनी अपनी मैक्सिमम कैपिटल कभी भी पब्लिक को इश्यू नहीं करती है, क्योंकि कंपनी की जो मैक्सिमम कैपिटल होती है उसका कुछ हिस्सा कंपनी हमेशा अपने पास रिजर्व में बचा करके रखती है। इज इट क्लियर टू यू? उसको हम बाद में देखेंगे, रिजर्व कैपिटल कहते हैं। तो जितनी हमें इजाजत मिलती है जनरली हम उतने शेयर कभी भी पब्लिक को इश्यू नहीं करते हैं। इसका मतलब ये वाली जो कैपिटल है सिर्फ नाम के लिए होती है, इसको इसीलिए नॉमिनल कैपिटल भी कहा जाता है। नॉमिनल का मतलब होता है समथिंग विच एग्जिस्ट ओनली फॉर नेम सेक। इज इट क्लियर टू यू? तो पहले तो आपको, क्योंकि अब आप प्रोफेशनल लेवल पे आ गए, मैं कई बार कह चुका हूं आपसे, जब लेटर ऑन प्रोफेशनल बनने के बाद आप कंपनीज में इंटरव्यू देने जाएंगे ना, ऐसे छोटी छोटी चीजें आपसे पूछ लेते हैं कि बताओ ये रजिस्टर्ड कैपिटल को नॉमिनल कैपिटल क्यों कहते हैं? बिकॉज इट एग्जिस्ट ओनली फॉर नेम सेक। और इसका भी मतलब हो गया कि कंपनी जो है अपनी लाइफ में अपनी पूरी रजिस्टर्ड कैपिटल कभी भी इश्यू नहीं करती है। इज इट क्लियर टू यू? क्यों नहीं करती है? क्योंकि कंपनी को अपनी रिजर्व कैपिटल का कुछ हिस्सा अपनी रजिस्टर्ड कैपिटल का कुछ हिस्सा रिजर्व कैपिटल में रखना पड़ता है। चलो
ये तो पॉइंट आपको मैंने थोड़ा सा बताने की कोशिश करी। मैंने कहा अब इस चैप्टर में जाहिर है कि आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, तो कुछ बारीक पॉइंट्स हमें आपको बताने होंगे। एक मिनट बताने से पहले मैं जरा चाय का एक सिप ले लूं। हाँ जी, आज तबीयत थोड़ी सी नासाज है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, लेकिन आपके लिए हम पूरी एनर्जी से साथ पढ़ाएंगे। अब रजिस्टर्ड कैपिटल के बाद कंपनी रजिस्टर्ड तो है। अब मान लेते हैं कि ये नई कंपनी है। आपको मालूम है जब एक नई कंपनी होती है तो शुरुआत में वो पब्लिक को अपने शेयर इश्यू करती है। जनरली इसके लिए वो सलाह मशवरा करती है कुछ एक्सपर्ट लोगों से कि शुरुआत में हम पब्लिक को कितने शेयर इश्यू करें। अब एक नई कंपनी जब आप बनाएंगे, आप पब्लिक से पैसा रेस कर रहे हैं। याद रखें कि आप पब्लिक से, जब मैं पब्लिक बोल रहा हूं तो इसका मतलब है कि जो भी पब्लिक आपके शेयर खरीदेगी उनको जनरली हम इन्वेस्टर्स कहते हैं। इज इट क्लियर टू यू? तो इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। अब कोई भी व्यक्ति जब आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेगा, जब वो आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदेगा, तो जाहिर है कि इसका मतलब है कि वो इन्वेस्टर अपना पैसा आपकी कंपनी में लगा रहा है। सपोज एक इन्वेस्टर ने आपकी कंपनी के 1000 शेयर खरीदे 10 रुपए के हिसाब से, तो 10,000 रुपए आपने उस इन्वेस्टर से लिए तो सही, और उस इन्वेस्टर ने आपकी कंपनी में ये पैसा इन्वेस्ट करा है, तो इसका मतलब है कि वो इन्वेस्टर अपनी इस इन्वेस्ट करे हुए मनी पे आपसे कुछ जाहिर है रिटर्न भी चाहेगा। इसका मतलब है कि आपके ऊपर, कंपनी के ऊपर एक जिम्मेदारी है कि इन्वेस्टर्स ने जो पैसा कंपनी में लगाया उस पे उनको कुछ वो रिटर्न दे। आपको मालूम है कि शेयर्स पे जो रिटर्न मिलता है उसको हम डिविडेंड कहते हैं। ये पॉइंट मैंने आपको क्यों समझाया, क्योंकि इनिशियल स्टेजेस में, जब मैं इनिशियल स्टेजेस की बात कर रहा हूं तो मेरा मतलब है ये कंपनी नई बनी है। मान लेते हैं न्यूली फॉर्म्ड कंपनी है और इसकी रजिस्टर्ड कैपिटल 1 लाख है। तो इसका ये मतलब तो नहीं कि शुरुआत में कंपनी पूरे 10 लाख शेयर, पूरे 1 लाख शेयर पब्लिक को इश्यू कर देगी, ऐसा नहीं करेगी। शुरुआत में कंपनी सलाह मशवरा करती है, एक्सपर्ट लोगों को बुलाती है, वो एक्सपर्ट लोगों से सलाह मशवरा करती है कि शुरुआत में हमें कितनी कैपिटल इश्यू करनी चाहिए। वैसे तो मैं आपको बता सकता हूं कि इसका पूरा प्रोसेस शुरुआत में कितनी कैपिटल, लेकिन मैंने कहा ये फिलहाल टाइम वेस्ट करने वाली बात होगी। जस्ट आपके नॉलेज से के लिए मैंने इतना बताया कि ये एक्सपर्ट लोग कंपनी को ये बताएंगे भाई शुरुआत में आपको क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्या प्लांट चाहिए, क्या मशीनरी चाहिए, कितना स्टॉक चाहिए, करेक्ट। तो इस तरह से शुरुआती नीड्स को देख करके मान लेते हैं कि कंपनी को लगता है कि शुरुआत में हमें ठीक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बनाने में और अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस को अच्छी तरह से सेटल और स्क्रीन करने में एटलीस्ट 5 लाख रुपए की जरूरत है। तो इसलिए हम क्यों ना पब्लिक को शुरुआत में सिर्फ 50,000 शेयर इशू करें। हालांकि हम अपनी लाइफ टाइम में 1 लाख शेयर इशू कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में कंपनी ने डिसाइड करा कि हम 50,000 शेयर्स पब्लिक को इशू करेंगे। तो आपको मालूम है कि जो कैपिटल इनिशियल स्टेजेस में पब्लिक को इश्यू करी जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको तुम लोग इश्यूड कैपिटल कहा करते थे। अब समझ में आ रहा है, ये मीनिंग भी समझ में आने चाहिए ना। पढ़ा तो आपने सब कुछ है, ये थोड़ी कि आपने पढ़ा नहीं हुआ है। तो इसको इश्यूड कैपिटल कह देते हैं। मान लेते हैं कि इस कंपनी ने डिसाइड करा अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स, और कंपनी को मालूम है कि लोग हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट करा है उनको रिटर्न भी देना पड़ेगा। तो इन तमाम चीजों को देख करके कंपनी ने शुरू में डिसाइड करा कि हम 50,000 शेयर्स पब्लिक को इश्यू करेंगे, और एक शेयर 10 रुपए का है। तो इसका मतलब कंपनी के डायरेक्टर 5 लाख रुपीस पब्लिक से इकट्ठा करने के ख्वाहिशमंद हैं इनिशियल स्टेजेस में। अब आपसे कोई पूछे कि इश्यूड कैपिटल क्या है, इश्यूड कैपिटल का बेसिकली क्या दिखाती है? इट शोज द इंटेंशन ऑफ द कंपनी, इनफैक्ट द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, टू रेज 5 लाख, टू रेज सम मिनिमम अमाउंट फ्रॉम द पब्लिक इन द इनिशियल स्टेजेस। इस केस में 5 लाख, क्योंकि हम 50,000 शेयर्स पब्लिक को इश्यू कर रहे हैं। तो इश्यूड कैपिटल ये दिखाती है कि शुरुआती स्टेजेस में, इनिशियल स्टेजेस में कंपनी पब्लिक से कितना पैसा रेज करने की ख्वाहिशमंद है। इज इट क्लियर टू यू? अब कंपनी तो ये चाहती है कि हमारे पास 5 लाख रुपए आ जाए, लेकिन ये एक नई कंपनी है और मार्केट में बहुत कंपटीशन है, और खासतौर से इंडिया में तो बहुत ही कंपटीशन है इस टाइम पर। तो जब एक नई कंपनी शुरुआत में अपने शेयर्स पब्लिक को इश्यू करती है तो ये जरूरी तो नहीं है कि कंपनी के सारे शेयर्स जो हैं वो सब्सक्राइब हो जाएंगे, इजंट इट और नॉट। तो मान लेते हैं कि 45,000 शेयर्स जो हैं पब्लिक को इश्यू हुए, लेकिन लेट अस से ओनली 46,000 शेयर्स पब्लिक के सब्सक्राइब हुए। 46,000 शेयर्स पब्लिक के सब्सक्राइब हुए। आपको मालूम है इसका इनडायरेक्टली मतलब क्या हो गया? पहले तो इसको क्या बोलते हैं मुझे ये बताओ। इश्यूड कैपिटल तो 5 लाख है और 50,000 शेयर्स पब्लिक को इश्यू करे गए, 46,000 एप्लीकेशंस आई, और लेट अस से वो सारी एप्लीकेशंस को कंपनी के डायरेक्टर्स ने एक्सेप्ट कर लिया।
तो इसका मतलब अब हमारी ये कौन सी कैपिटल है? इसको हम बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब बहुत से बच्चे जिन्होंने ठीक तरीके से चैप्टर इससे पहले के लेवल पे नहीं पढ़ा होता, तो उनको ये लगता है कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब ये है कि कंपनी के पास 4,60,000 इकट्ठे हो गए। नहीं, क्यों नहीं, ये मैं अभी आपको बताता हूं। एक सेकंड वेट करें। अब पब्लिक ने 46,000 शेयर्स आपकी कंपनी के खरीदे हैं, करेक्ट। अब आपको मुझसे ज्यादा मालूम है कि जब कोई इन्वेस्टर किसी कंपनी के शेयर खरीदता है, और मान लेते हैं कि इस केस में शेयर की फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपए की है, तो जब ये इन्वेस्टर आपकी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो क्या वो पूरे 10 रुपए इकट्ठे दे देते हैं? नहीं। आपको मालूम है कि शेयर की जो फेस वैल्यू होती है उसको हम डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में कॉल अप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि इस केस में एप्लीकेशन मनी 2 रुपए का है, सिंप्लिसिटी के लिए अलॉटमेंट मनी 5 रुपए का है। आपको मालूम है कि जो शेयर की फेस वैल्यू होती है, कंपनी उसको कुछ टुकड़ों में, कुछ इंस्टॉलमेंट्स में कॉल करती है, जिनके कि नाम इस तरीके से होते हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम एप्लीकेशन होता है, दूसरी अलॉटमेंट होता है। मान लेते हैं अलॉटमेंट मनी 5 रुपए का है, और उसके बाद तीसरी स्टेज होती है जिसको हम कॉल मनी बोलते हैं, जिसको हम कॉल मनी बोलते हैं। और कॉल मनी भी 3 स्टेजेस के अंदर बुलाया जा सकता है। तो बचे हुए 3 रुपए चाहे तो कंपनी फर्स्ट कॉल में ही बुला सकती है, या फिर कुछ पैसा फर्स्ट कॉल में, कुछ सेकंड में, कुछ थर्ड में बुला सकती है। ये सब चीजें आपको मालूम है। तो जो पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जब हमारे पास 46,000 एप्लीकेशंस आई हैं, तो इसका मतलब है कि अभी हमारे पास केवल इतना पैसा आया है क्योंकि एप्लीकेशन का रेट 2 है। क्योंकि जब इन्वेस्टर किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो वो सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे करते हैं। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल का बेसिकली मतलब क्या होता है, पहले ये चीज एज ए प्रोफेशनल स्टूडेंट आपको समझ में आनी चाहिए। डेफिनेटली सब्सक्राइब्ड कैपिटल ये तो बताती है कि कंपनी के अब 46,000 शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने 10 रुपए के हिसाब से शेयर खरीदे हैं। सब्सक्राइब्ड कैपिटल 460 का मतलब यह हो गया कि कंपनी अब इतना पैसा इकट्ठा कर सकती है। अभी कंपनी ने कर लिया है ये नहीं, इतना पैसा कंपनी इकट्ठा कर सकती है, क्योंकि कंपनी को अब जैसे जैसे पैसों की जरूरत होगी, कंपनी एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट मनी बुला सकती है, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल, और फिर फाइनल कॉल कंपनी बुला सकती है। इज इट क्लियर टू यू? तो ये हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल है। अब आपको याद होगा, अभी कुछ लम्हा पहले मैंने बोला कंपनी की ये पॉलिसी क्यों होती है। अब देखो, मैं ये चीजें इसलिए तुम्हें बता रहा हूं, मैंने कहा कि कल जब प्रैक्टिकल लाइफ में आप इंटरव्यू वगैरह देने जाएंगे ना, आपसे ये चीजें नहीं पूछी जाती एप्लीकेशन की एंट्री क्या होगी, अलॉटमेंट में ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी। तो इसलिए ये चीजें मालूम होनी चाहिए जो मैं आपको इनिशियली बता रहा हूं, इसलिए ध्यान दें। शुरुआत में कंपनी ने 46,000 शेयर्स पे 10 रुपए के हिसाब से पैसा क्यों नहीं बुलाया। मैंने कहा इस केस में कंपनी का जो शेयर है, मान लेते हैं कि उसकी ये इंस्टॉलमेंट है, एप्लीकेशन मनी 2 रुपए, अलॉटमेंट 5 रुपए, और मान लेते हैं कॉल मनी 3 रुपए। अब जैसा कि मैंने अभी कहा, शेयर होल्डर शुरुआत में हमें सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे करेंगे। जनरली कंपनी अपने शेयर की जो फेस वैल्यू होती है उसको इकट्ठे क्यों नहीं बुलाती है, क्योंकि अभी मैंने आपसे कहा कि अगर कंपनी शेयर होल्डर से पैसा बुला ले और उनको समय पर रिटर्न ना दे तो कंपनी के लिए बड़ी मुश्किलात हो जाएंगी, क्योंकि मार्केट में कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत कम हो जाएगी। कंपनी की इमेज हैम्पर हो जाती है, जो कि कंपनी के लिए बड़ा डिस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकती है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि जब हम किसी से पैसा रेस करें तो उसको सेटिस्फाई करें और उसको रिटर्न भी दें। अच्छी बात यह है कि जब तक हम शेयर होल्डर से पूरे फेस वैल्यू नहीं बुला लेते, तब तक शेयर होल्डर रिटर्न मांगने के हकदार नहीं होंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो इसीलिए कंपनी लम्हा ब लम्हा धीरे धीरे ये पैसा बुलाती है, ताकि जब तक पूरे 10 रुपए पे नहीं हो जाएंगे, कंपनी को मालूम है कि शेयर होल्डर हमसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे रिटर्न, तो धीरे धीरे कंपनी पैसा बुला करके पहले अपनी स्थिति को मजबूत करती है, अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को मजबूत करेगी, मार्केट को टैप करेगी, और जब कंपनी को यकीन हो जाएगा कि हम इस पोजीशन में हैं कि इनफ प्रॉफिट कमा रहे हैं और अब हम रिटर्न दे सकते हैं, तो कंपनी कॉल मनी भी बुला लेगी और उसके बाद कुछ डिविडेंड वगैरह डिक्लेयर करा जाता है। तो पहले तो ये चीजें मालूम होनी चाहिए कि हम इनिशियली पूरा पैसा क्यों नहीं बुलाते। अब मान लेते हैं कि अभी तक, मान लेते हैं 2-3 महीने बीत गए और कंपनी ने अभी 10 रुपए में से, मान लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, कंपनी ने 10 रुपए में से केवल एप्लीकेशन मनी बुलाया है और अलॉटमेंट मनी 5 रुपए का बुलाया है। टोटल अभी तक 7 रुपए बुलाए हैं। तो 46,000 पे कंपनी ने 7 रुपए के हिसाब से पैसा बुलाया है।
तो 46,000 इंटू 7 कितना हो जाता है, पहले तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अब 46,000 इंटू 7 में मल्टीप्लाइड करूं तो ये कितना आ जाएगा, 7 6 42 होता है और 7 4 28 होता है। 28 प्लस 4 कितना, 322 हो सकता है, मैंने गलत भी लिख दिया हो तो तुम ठीक कर लेना, करेक्ट। तो इसका मतलब अगर कंपनी ने इतना पैसा अभी तक बुलाया है तो हकीकत में पहले तो ये जो भी आएगा मल्टीप्लाइड कर करके, अब मैंने 322 लिख दिया, जो भी आ रहा है, तो जो भी ये पैसा आ गया है ये डेफिनेटली शो करता है कि कंपनी ने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है, और इसी को हम बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल। तो कॉल्ड अप कैपिटल क्या बताती है कि कंपनी जितना पैसा बुला सकती है उसमें से अभी तक कंपनी ने कितना पैसा बुलाया है। कॉल्ड अप कैपिटल ये शो करती है कि कंपनी ने जितना पैसा बुला सकने में सक्षम है उसमें से हमने अभी तक कितना पैसा बुलाया है, उसको हम कहते हैं कॉल्ड अप मनी। इज इट क्लियर टू यू? अब एक ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कंपनी ने 46,000 शेयर्स पे 2 रुपए एप्लीकेशन मनी तो कंपनी रिसीव करेगी, नो डाउट अबाउट है। और 46,000 इंटू 2 92,000 होता है, और अलॉटमेंट मनी की जब बारी आई 46,000 इंटू 5 460 का हाफ कितना हो जाता है भाई, मुझे ये जल्दी से बता दो। 460 का हाफ होता है 230, तो 2,30,000। अब मान लेते हैं कंपनी ने जब अलॉटमेंट मनी बुलाया, देखो एप्लीकेशन मनी कंपनी ने बुलाया, वो तो एप्लीकेशन मनी तो कंपनी बुलाती क्या है, वो शेयर होल्डर्स ही पे करते हैं 92,000। अलॉटमेंट मनी जब शेयर अलॉट करने का टाइम आता है तो कंपनी शेयर होल्डर्स को बोलती है कि आप अलॉटमेंट मनी पे करो। अब मान लेते हैं कि कोई एक ऐसा शेयर होल्डर है जिसके पास जिसने की कंपनी के 1,000 शेयर खरीदे हुए हैं। मान लेते हैं मिस्टर बी नाम का कोई इन्वेस्टर है जिसने कंपनी के 1,000 शेयर खरीदे हैं। जब अलॉटमेंट मनी की बारी आई तो सारे शेयर होल्डर्स ने पे तो करा, लेकिन 1,000 शेयर होल्डर्स ने किसी कारण से अमाउंट पे नहीं करा या वो पे नहीं कर पाए। तो इसका मतलब अलॉटमेंट मनी मिलना तो चाहिए था 46,000 शेयर्स पे, लेकिन हमें एक तरीके से मिला 45,000 शेयर पे, या हम यूं कहें कि 2,30,000 में से 5,000 का अलॉटमेंट मनी हमें नहीं मिला। तो इसका मतलब मुझे केवल अलॉटमेंट मनी 2,23,000 2,25,000 ही मिले। अब 2,25,000 का मुझे अलॉटमेंट मनी मिला है, तो इसका मतलब कंपनी के पास 3,22,000 रुपीज आने चाहिए थे, लेकिन उसमें से आया कितना, 92,000 प्लस 2,25,000, ये जो भी आएगा 3,17,000 के करीब। अब ये जो आता है इसको हम बोलते हैं, देखो ये तो कॉल्ड अप कैपिटल है, इसको हम बोलते हैं पेड अप कैपिटल। बात समझ में आ गई? पेड अप कैपिटल का क्या मतलब हो गया? तो पेड अप कैपिटल का मतलब है कि जितना अभी तक हमने बुलाया है उसमें से इकट्ठा कितना हो गया, 92,000 प्लस 2,25,000, ये पेड अप कैपिटल है। और इन कैपिटल्स के अलावा मैंने कहा एक रिजर्व कैपिटल भी होती है। नाउ व्हाट वी मीन बाय रिजर्व कैपिटल? रिजर्व कैपिटल इज डेट पार्ट ऑफ द मैक्सिमम कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल, जिसको कि कंपनी हमेशा अपने पास रिजर्व में रखती है। उसको, उस हिस्से को कंपनी कभी भी पब्लिक को इश्यू नहीं करती है, उसको हम रिजर्व कैपिटल बोलते हैं। इज इट क्लियर टू यू? तो पहले तो ये कुछ चीजें तुम्हें मालूम होनी चाहिए, ये बेसिक चीजें। अब इससे पहले के लेवल पे आप लोगों ने इस चैप्टर को करा हुआ है, बहुत अच्छी तरह से करा है, मुझे भी मालूम है। लेकिन अब जैसे कि तुमको ये भी मालूम है कि हम लोग बिल्कुल स्क्रैचेस से स्टार्ट करते हैं, ये मानते हुए कि जैसे आपने इससे पहले कुछ नहीं करा। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है, अब आप फटाफट ये क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लो। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 को कराने की वजह ये नहीं है कि ये तुम्हें नहीं आता, बल्कि हम ये रिकैप करने की कोशिश करेंगे। तुम देख रहे हो कि इस क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने 4 पार्ट रखे हैं, केस ए, केस बी, केस सी। यानी कि ये जो डाटा है, इंडियन रेंज लिमिटेड इश्यूड 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच on 1/1/2021 या 25 for public subscription payable as ₹2 on allotment, 5 on application, 3 on first call। यहां तक ये कॉमन क्वेश्चन है हर केस के लिए। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से मेरी कोशिश ये है कि हम सारा रिकैप कर ले इससे पहले के लेवल पे जो हमने करा था। इज इट क्लियर टू यू? बेसिक हमारा पर्पस इस पर्टिकुलर को कराने का, क्वेश्चन को कराने का ये है। तो आइए सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। मैंने अभी कहा कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है जो कंपनी है उसका नाम इंडियन रेंज है और वो पब्लिक को कितने शेयर इश्यू कर रही है। वो कितने शेयर पब्लिक को इश्यू कर रही है जरा आप लोग मुझे बताएं। सर पब्लिक को जो शेयर इश्यू करे जा रहे हैं 50,000 शेयर इश्यू करे जा रहे हैं। वेरी गुड, 50,000 शेयर आपने बताया पब्लिक को इश्यू करे जा रहे हैं।
तो जो ये शेयर पब्लिक को इश्यू करे जा रहे हैं, इसको मैं क्या बोलूं? क्या मैं इसको रजिस्टर्ड कैपिटल बोलूं? क्या मैं इश्यूड कैपिटल बोलूं? सर इश्यूड कैपिटल, राइट। ये इश्यूड कैपिटल है। कंपनी कितने से रजिस्टर्ड है ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया। क्वेश्चन में तो सिर्फ इतना दिया है, कंपनी 50,000 शेयर पब्लिक को इश्यू कर रही है। एक शेयर 10 रुपए का है, तो 50,000 शेयर 10 रुपए वाले कंपनी इश्यू कर रही है। अब आपको मालूम है कि कंपनी जो है अपनी फेस वैल्यू से ज्यादा पर भी इश्यू कर सकती है। अब कम पर तो इश्यू नहीं कर सकती, अब या तो फेस वैल्यू पर इश्यू करेगी या उससे ज्यादा पर इश्यू करेगी। फिलहाल इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो हम यही मान के चलेंगे जो 50,000 शेयर पब्लिक को इश्यू करे जा रहे हैं, जो 10 रुपए का शेयर है वो 10 रुपए के हिसाब से यानी कि एट पार पर इश्यू करे जा रहे हैं। करेक्ट। एक तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, और फिर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो 10 रुपए का शेयर है उसको जो बुलाया जाएगा कुछ इस तरीके से बुलाया जाएगा। उसने लिख दिया 2 ऑन अलॉटमेंट, यानी कि जो 10 रुपए का शेयर है उसको 3 हिस्सों में बांट दिया गया। 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 2 रुपए सॉरी गलती से यहां लिख दिया है सब्सक्रिप्शन रुपीज, 2 ऑन अलॉटमेंट लिख दिया, ये 2 ऑन एप्लीकेशन कर लेना। तो 2 रुपए तो एप्लीकेशन पर है और 5 रुपए जो है वो अलॉटमेंट पर है। 5 ऑन अलॉटमेंट, करेक्ट। 2 रुपए एप्लीकेशन पे है, 5 रुपए अलॉटमेंट पे और 3 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है, यानी कि हमने कॉल मनी जो है एक ही बारी में बुला लिया। तो कंपनी ने कहा अपने शेयर होल्डर को आप इस तरीके से हमें पैसा देना। अब इस क्वेश्चन में सिंपल सी चीज लिखी है कि डायरेक्टर्स ने 50,000 एप्लीकेशंस रिसीव करी और सारी की सारी एप्लीकेशंस जो हैं वो एक्सेप्ट हो गई। अब ये बिल्कुल बचकाना सा क्वेश्चन है, आपको गुस्सा भी हो सकता है आ जाए, सर हमारी एबिलिटी पे आप इतना शक कर रहे हैं कि हम ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। अरे नहीं बाबा, मैं तुम्हारी नहीं अपनी एबिलिटी पे शक कर रहा हूं, इसलिए मैं ये देखना चाहता हूं कि मुझे याद है या नहीं है। तो ये चीजें जो मैंने यहां पर लिखी, हमेशा आप अपनी आदत का एक पार्ट बना लो। हमेशा कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करो तो सॉल्व करते समय हमेशा पहले ये देखो कि कितनी कैपिटल हम कितने शेयर पब्लिक को इश्यू कर रहे हैं। सर हम 50,000 शेयर पब्लिक को इश्यू कर रहे हैं, तो 50,000 आपने लिख दिया। और फिर हमेशा चेक करो कि आपके पास कितनी एप्लीकेशंस आई हैं। इस केस में, फर्स्ट केस में, क्योंकि केस ए मैंने लिखा हुआ है, फर्स्ट केस में लिखा हुआ है कि हमारे पास 50,000 एप्लीकेशंस आई हैं और हमने हर एक को एक्सेप्ट कर लिया है। तो इस केस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब आपसे मैं पूछूं कि एंट्रीज की सीक्वेंसिंग आप कैसे करेंगे, तो क्या मुझे बताने की जरूरत है कि इस केस में आप क्या एंट्री लिखेंगे? हालांकि मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, मैं भी आपसे इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन अब क्या है ना, कुछ चीजें हमें करानी पड़ती हैं और पूछनी पड़ती हैं। तो फटाफट मुझे बताओ पहली एंट्री क्या होगी, और उसकी नरेशन भी आप लोग क्या लिखा करते थे। सर सबसे पहली एंट्री तो हमारी होगी रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। वेरी गुड, पहली एंट्री आपकी होगी रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। तो मैंने ये लिख दिया रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। अब मैं जानता हूं कि आप लोगों को ये सारी चीजें आती हैं, मैं बार बार कह रहा हूं थोड़ा सा पेशेंस रखें। हालांकि बोरिंग चैप्टर है, कोई चैप्टर आपने पहले करा होता है तो डेफिनेटली बच्चों को कई बार लगता है बहुत स्क्रैचेस से हम स्टार्ट कर रहे हैं। खैर एनीवे, फटाफट बताओ। अब एप्लीकेशन मनी हमारे पास आया। अब जब एप्लीकेशन मनी हमारे पास आएगा तो उसकी एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। अब बैंक अकाउंट डेबिट, ये हमने एंट्री लिखी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। टू शेयर एप्लीकेशन भी हमने लिख दिया, टू शेयर एप्लीकेशन। अब शेयर होल्डर जब किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो क्या पैसा वो कंपनी को डायरेक्टली देते हैं? नहीं, वो कंपनी का जो बैंक अकाउंट मेंशन होता है शेयर एप्लीकेशन में, उसमें पैसा डिपॉजिट करते हैं, इसीलिए बैंक को डेबिट करा जाता है। बैंक क्या है? पर्सनल अकाउंट है। बैंक पर्सनल अकाउंट इसलिए बिकॉज इट इज ए कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल। इसी तरह शेयर एप्लीकेंट्स भी जो है वो पर्सनल अकाउंट है, ये चीजें भी मालूम होनी चाहिए। खैर एनीवे, बिकॉज हमारे पास 50,000 एप्लीकेशंस आई हैं और एक शेयर जो है वो 2 रुपए का है, सॉरी शेयर 10 रुपए का है, लेकिन एप्लीकेशन मनी 2 रुपए का है, तो इसलिए हमारी पहली एंट्री जो होगी वो ये होगी। एक सेकंड में जरा स्पेस बना लूं, लीजिए जी। तो इस तरीके से हमारी जो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सब लोगों को बहुत अच्छी तरह से ये एंट्री करनी आती है और बहुत बार आपने ये एंट्री करी हुई है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इजंट इट और नॉट? 1 लाख 1 लाख। तो रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, अब जब एप्लीकेशन मनी रिसीव हो जाता है तो उसके बाद कंपनी के डायरेक्टर्स जो हैं डेफिनेटली फिर एक मीटिंग होल्ड करेंगे जिसमें कि डिसाइड करा जाता है कि किन एप्लीकेंट्स को एक्सेप्ट करा जाए, किन को रिजेक्ट करा जाए और कितनों को शेयर अलॉट करा जाए। बिकॉज क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमने ये 50 की 50,000 एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली, तो अब जब एक्सेप्ट कर ली तो इसका मतलब है जब मैं अलॉटमेंट मनी की बारी करूंगा तो नेक्स्ट एंट्री,
जब अलॉटमेंट का दिन आएगा उस दिन हम दो चीज करेंगे। एक तो जो ये पैसा एप्लीकेशन का हमारे पास आ गया है उसको हम क्या करते हैं, शेयर कैपिटल का हिस्सा बना देते हैं। तो बैंक अकाउंट को मैंने अब शेयर कैपिटल का हिस्सा बना दिया। जो बैंक का बैंक अकाउंट, ये जो हमने पहली एंट्री लिखी है बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, तो ये जो बैंक में पैसा आया एप्लीकेशन के थ्रू, इसको हम शेयर कैपिटल का हिस्सा बना देंगे। अब जब मैं शेयर कैपिटल का हिस्सा बना दूंगा तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट खत्म हो जाएगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, अकाउंट्स में किसी अकाउंट को जो है खत्म करना हो तो उस देखना पड़ता है कि उससे पहले की एंट्री में वो क्या हुआ था। पहले अगर वो क्रेडिट हुआ था तो डेबिट करेंगे। तो जो हमारी सेकंड एंट्री होगी, इसको जैसे कि तुम लोगों को मालूम है हम लिखते थे ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल। तो ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल ये मैंने कर दिया। ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल ये हमने कर दी। इज इट क्लियर टू यू? अब मुझे आप ये बताओ, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये हम एंट्री तो लिखते थे और इस एंट्री का मतलब भी क्या हो गया कि पहली किस्त के थ्रू, यानी कि अगर एक आम बोलचाल की भाषा का यूज करा जाए, जो एप्लीकेशन मनी वो पहली किस्त है। जो पहली किस्त में पैसा आया उसको मैंने अब शेयर कैपिटल नाम के घड़े में डाल दी। इज इट क्लियर टू यू? तो ये हमारी एंट्री हो गई, 1 लाख रुपीस हमने शेयर कैपिटल में डाल दिए। तो इस तरह हमारे शेयर कैपिटल अकाउंट में 1 लाख रुपए अब हकीकत में पहुंचे। इस एंट्री को करने के बाद अब आपको मालूम है कि जब हम ये एंट्री करते हैं, जिस दिन हम एप्लीकेशन को कैपिटल का हिस्सा बनाते हैं उसी दिन हम अलॉटमेंट भी करते हैं। तो जाहिर है कि अब मुझे अलॉटमेंट की एंट्री करनी पड़ेगी। अब जब मैं अलॉटमेंट की एंट्री करूंगा तो नरेशन क्या होगी? नरेशन अब होगी अलॉटमेंट मनीज ड्यू। देखो तुम चाहो तो मनी लिख सकते हो, लेकिन बहुत से लोगों को यह पता नहीं कि मनी की प्लूरल फॉर्म मनीज होती है। अलॉटमेंट मनीज ड्यू, तो अलॉटमेंट मनी जो है वो अब ड्यू है। अब हम उसकी एंट्री करेंगे। अब तुमने ये देखा केवल पहली स्टेज या पहली किस्त जो कि अलॉटमेंट मनी है, उस केस में पहले पैसा आएगा और उसमें हम कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, जबकि बाकी स्टेजेस में हम पहले ड्यू एंट्री करते हैं और उसके बाद पैसा रिसीव करते हैं। उसकी सिंपल सी वजह यह है कि सेकंड स्टेज यानी कि अलॉटमेंट की स्टेज और उसके बाद कॉल की स्टेज, इन दोनों स्टेजेस में पहले कंपनी पैसा बुलाएगी और उसके बाद शेयर होल्डर्स पे करेंगे। इसलिए जिस दिन हम पैसा बुलाते हैं, और कंपनी को तो यही मालूम है कि ये हमारे शेयर होल्डर हैं, हम पैसा बुलाएंगे, इनको पैसा देना पड़ेगा, तो इसलिए एंट्री जो करी जाती है हम इसको कैपिटल का हिस्सा उसी दिन बना देते हैं जिस दिन हम अमाउंट ड्यू करते हैं। तो मेरी एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को मैंने डेबिट करा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब ध्यान से देखो कि आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 50,000 है और अलॉटमेंट का रेट कितना है? 5 रुपए है। तो 2,50,000 रुपीज जो है आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो इसका मतलब जिस दिन हमने ड्यू एंट्री करी उसी दिन हमने अलॉटमेंट को शेयर कैपिटल का हिस्सा बना दिया। इज इट क्लियर टू यू? और अब हम ये पैसा रिसीव करेंगे। जनरली 15 दिन का टाइम शेयर होल्डर्स को दिया जाता है और उसके बाद शेयर होल्डर्स 15 दिन के अंदर अंदर ये पैसा पे करते हैं। अब जब पे नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो चीजें हम बाद के टॉपिक्स में देखेंगे। तो अब शेयर अलॉटमेंट के बाद अब मैं पैसा रिसीव करूंगा तो मेरी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। पहले तो मैं लिख दूंगा नरेशन रिसिट ऑफ अलॉटमेंट मनी, रिसिट ऑफ अलॉटमेंट मनी। तो अलॉटमेंट मनी अब हम रिसीव करेंगे। तो अलॉटमेंट मनी हमने अब रिसीव करा तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी? मेरी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कि नहीं? बहुत ही सिंपल सी चीज है। इससे पहले के लेवल पे आपने बहुत बार इस तरह के क्वेश्चंस करे हुए हैं। ये तो बिल्कुल बचकाना सा एक क्वेश्चन है, सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए और कुछ बातें बताने के लिए जिस पे आपका ध्यान पहले नहीं गया था। पर्पस बेसिकली ये है। इसी तरीके से अब कॉल मनी ड्यू हुआ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कंपनी ने इकट्ठे ही बुला ली है। तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? कॉल मनी ड्यू की। तो मैं लिख दूंगा कॉल मनी ड्यू। अब कॉल मनी ड्यू की जो मेरी एंट्री होगी, कॉल मनी इज ड्यू, तो हम क्या लिखेंगे? शेयर कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी लिख सकते हो, अभी मैंने शेयर कॉल ही लिख दिया। शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इस एंट्री का मतलब है कि हमने शेयर कॉल नाम की जो इंस्टॉलमेंट है उसको अब शेयर कैपिटल का हिस्सा बना दिया।
50,000 शेयर्स हम इशू कर रहे हैं और कॉल का रेट जो है वो 3 रुपए है, तो 1.5 लाख रुपए, और इसको हमने शेयर कैपिटल का हिस्सा बना दिया। ये हमारी ड्यू एंट्री है। फिर 15 दिन के अंदर अंदर, मैक्सिमम नेक्स्ट 15 डेज के अंदर अंदर हम बचा हुआ पैसा रिसीव करेंगे, रिसिट ऑफ कॉल मनी। इसी तरह से तुम अगली एंट्री खुद ही कर सकते हो, रिसिट ऑफ कॉल मनी। कई बच्चों को तो लग रहा होगा ये क्वेश्चन सर आप क्यों करा रहे हैं, इसका महत्व जो है वो तुम्हें बाद में समझ में आएगा। एक्चुअली बेसिक हमारा पर्पस ये है कि हमें ये लगे कि आपने ये चैप्टर इससे पहले हमारे वैसे करा हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट, तो इस तरीके से आपने ये एंट्री कर दी, डेट इज इक्वल टू 1,50,000। अब यहां पर मेरी बात को ध्यान से नोट करें। अब क्वेश्चन तो वही है, ये तो केस ये तो पूरा हो गया। अब क्वेश्चन तो मैंने वही रखा है, लेकिन अब मैंने इसमें हल्का सा चेंज क्या कर दिया, सेकंड केस। मैंने कहा इसी क्वेश्चन से मैं पूरा चैप्टर आपका जो है पूरा का पूरा शेयर कैपिटल का चैप्टर, जो उसकी आप पता नहीं कितनी क्लासेस में करते थे, मैं केवल एक क्वेश्चन में आपको करा रहा हूं जो भी आपने इससे पहले के लेवल पे करा है। अब केस बी को देखो, क्वेश्चन तो वही है। क्वेश्चन क्या है कि 50,000 शेयर पब्लिक को इश्यू करे जा रहे हैं, 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे, 5 रुपए अलॉटमेंट पे और 3 रुपए कॉल पर है। अब केस बी में वो क्या कहता है, डायरेक्टर्स रिसीव्ड 60,000 एप्लीकेशन एंड डिसाइड टू रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशंस। तो अब की बार हमारे पास 60,000 एप्लीकेशंस आई हैं और हमने ये डिसाइड करा है कि हम रिजेक्ट कर दें एक्सेस एप्लीकेशंस को। ये कहानी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की। केस बी में कह रहा है डायरेक्टर्स रिसीव्ड 60,000 एप्लीकेशन एंड डिसाइड टू रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशन। इसका मतलब क्या है, अब की बार हम कितने शेयर पब्लिक को इश्यू कर रहे हैं, 50,000, लेकिन एप्लीकेशंस कितनी आई हैं, 50,000 से ज्यादा आई हैं, कम आई हैं, ज्यादा आई हैं। आपको मालूम है कि इस तरह की सिचुएशन को तुम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन का केस कहते थे। अब ओवर सब्सक्रिप्शन का ये केस है नंबर 1। अब ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में डायरेक्टर्स ने क्या डिसीजन लिया, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा जो भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है उनको रिजेक्ट कर दो। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग क्या किया करते थे, ये समझाने के लिए मैंने अब केस बी को लिया। अब केस बी की जो सिचुएशन है, केस बी, अब केस बी के अंदर पहले तो मैंने कहा जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, हमेशा अब आपकी आदत का ये पार्ट हो जाना चाहिए कि पहले तो आराम से लिखो कि कितने शेयर कंपनी पब्लिक को इश्यू कर रही है। सर 50,000 कर रही है। अब इस केस में कितनी एप्लीकेशंस हमारे पास आई हैं? सर एप्लीकेशंस तो हमारे पास अब की बार 60,000 आई हैं। वेरी गुड। अब 60,000 में से कितनी एप्लीकेशंस हैं जिनको कोई भी शेयर नहीं मिला? रिजेक्ट करने का मतलब है कि उनको एक भी शेयर नहीं दिया गया। तो इसका मतलब इन 60,000 में से 10,000 ऐसे शेयर एप्लीकेंट्स थे जिनको एक भी शेयर नहीं मिला। अब जो बचे हुए हैं इनको तो रिजेक्ट कर दिया गया, इनको हमने रिजेक्ट कर दिया। इसलिए मैं यहां पर एक सेकंड आपको बता दूं, तो इनको हमने रिजेक्ट कर दिया, तो इसलिए इसके आगे मैंने ये लिखा रिजेक्ट। इसका मतलब कंपनी का डिसीजन क्या हुआ कि हम इनको रिजेक्ट कर देंगे। अब जाहिर है कि कंपनी अगर इनको एक भी शेयर्स नहीं दे रही है, इन्होंने एप्लीकेशन मनी तो पे करा होगा ना, तो वो पैसा कंपनी अपने पास थोड़ी रख सकती है, तो कंपनी को वो पैसा लौटाना पड़ता है। तो 10,000 शेयर्स पे जो एप्लीकेशन मनी हमारे पास आया होगा वो 10,000 इंटू 2 के हिसाब से 20,000 रुपीज आया होगा, तो वो पैसा हमें इनको रिफंड करना पड़ता है। तो रिजेक्ट करने के बाद सूरत हाल ये है कि कंपनी के पास 50,000 शेयर देने के लिए हैं और एप्लीकेंट्स भी 50,000 हैं। इसका मतलब जो हमने शेयर इशू करे हैं 50,000, ये 50,000 शेयर हमने बचे हुए 50,000 एप्लीकेंट्स को दे दिए। करेक्ट। मेन पॉइंट है कि हमने ये रिजेक्ट कर दिया। अब जब हम रिजेक्ट करेंगे तो तब क्या होगा? अब एंट्रीज सब आपको मालूम है, मेरे को कुछ एंट्रीज आपसे पूछने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए और आपको बताने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब इस केस में मेरी पहली एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री तो अभी मैंने आपको बताई दी है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ ही लेता हूं। तो पहली एंट्री रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन की होगी, तो रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। तो रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी की एंट्री आपने करी, और रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी जब आप रिसीव करते हैं तो ध्यान ये रखना कि जब भी ये एंट्री करी जाएगी, कितनी एप्लीकेशंस हमारे पास आई हैं उनके हिसाब से करी जाती हैं। तो
शुरुआत में हमारे पास जो एप्लीकेशंस आई हैं अब की बार, वो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितनी शेयर एप्लीकेशन, कितनी एप्लीकेशंस आई हैं हमारे पास अब की बार, कितनी एप्लीकेशंस आई हैं? 50,000 की 60,000? 60,000 एप्लीकेशंस आई हैं। तो 60,000 इंटू 2 के हिसाब से आपको कितना अमाउंट लिखना पड़ेगा? यहां पर 1,20,000 रुपए लिखने पड़ेंगे। इसका मतलब आपके बैंक में 1,20,000 रुपए आ चुके हैं। अब आपने डिसाइड करा भाई शेयर्स तो हम 60,000 को नहीं देंगे, 50,000 को ही देंगे। तो आपकी जो नेक्स्ट एंट्री होगी, वो नेक्स्ट एंट्री आप क्या लिखेंगे? सेकेंड एंट्री जो आपकी होगी उसको हम लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी, ट्रांसफर ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी, ट्रांसफर ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल and refund for rejected shares, अब इतनी लंबी चौड़ी लिखने की जरूरत नहीं है नरेशन, ये अभी इनिशियल स्टेज है, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं, इस तरह से मैंने लिख दिया। अब देखें यहां पर, अब अगली एंट्री जब आप करेंगे तो जाहिर है कि जो शेयर एप्लीकेशन मनी है उसको आप शेयर एप्लीकेशन का हिस्सा, शेयर कैपिटल का हिस्सा बनाते हैं। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन पे 1,20,000 रुपए तुम्हारे पास आए थे, तो 1,20,000 रुपए को अब आपने एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट करने से मतलब क्या है? पहले तो ये बताओ शेयर एप्लीकेशन का शेयर कैपिटल में हिस्सा कितना है? अब कैपिटल में कितना हिस्सा है किसी भी इंस्टॉलमेंट का, ये कैसे देखते हैं? हमेशा जब भी वर्ड कैपिटल आएगा आपने नंबर ऑफ इश्यूड शेयर को देखना है। हमें मालूम है कि हमारी कंपनी 50,000 शेयर इश्यू कर रही है और एप्लीकेशन मनी 2 रुपए है, तो शेयर एप्लीकेशन का शेयर कैपिटल में हिस्सा 1 लाख ही हो सकता है। तो 1 लाख रुपए तो हमने शेयर एप्लीकेशन मनी जो आया था वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए। अब बाकी 20,000 रुपए जो हैं वो हमने वापस कर दिए, तो इसलिए मैं यहां पर लिखूंगा टू बैंक अकाउंट, यानी कि वो हमने रिफंड कर दिए। उस पैसे को कंपनी अपने पास नहीं रख सकती है। हमने रिजेक्ट करी है एप्लीकेशन 10,000 की, तो 10,000 इंटू 2 के हिसाब से यहां पर आपको 20,000 लिखना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू यू? 20,000 रुपीज आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप ये एंट्री करेंगे जब रिजेक्शन का केस होगा। तीसरी एंट्री क्या होगी? तीसरी एंट्री अलॉटमेंट की वही एंट्री होगी जो अभी मैंने बताई थी, वो मैंने यहां पर अभी लिखी भी है। थर्ड एंट्री यही होगी अलॉटमेंट की जो मैंने अभी लिखी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 50,000 शेयर, क्योंकि अब कंपनी को मालूम है कि हमारे 50,000 शेयर हैं तो इन पे 5 रुपए के हिसाब से हम पैसा बुलाएंगे टू शेयर कैपिटल। और फिर फोर्थ एंट्री भी आपकी वही होगी जो अभी मैंने आपको लिखाई थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और फिफ्थ और सिक्स्थ एंट्री भी वही होगी जो इससे पहले हमने केस ए में करी थी। मेरा पर्पज है आपको चीजों को रिकैप करना। अब इसमें केस सी को देखो, केस सी लीजिए जी। अब केस सी पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन वही रखा है, केवल केसेस में मैंने थोड़ा थोड़ा बदलाव करा है। अब केस सी के अंदर मैंने क्या लिखा है ध्यान से देखें। अब मैंने लिख दिया डायरेक्टर्स रिसीव्ड 80,000 एप्लीकेशंस, और मैंने क्या लिख दिया, एंड डिसाइड टू अलॉट शेयर अमंग ऑल द एप्लीकेंट्स। तो जो केस सी है अब उसकी कहानी क्या बन गई, पहले तो मैं आपको यह बता दूं। तो केस सी को भी देखो, तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे तुम्हारे उसमें मैंने सॉल्व करा हुआ है, तो फिलहाल अभी आज मैं तुम्हें खुद ही मना कर रहा हूं, तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है। अब केस सी को देखो। केस बी और केस सी दोनों ओवर सब्सक्रिप्शन के हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। केस सी भी जो है वो ओवर सब्सक्रिप्शन का है, जैसे कि केस बी था ओवर सब्सक्रिप्शन। ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन जस्ट तो ये भी ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। अब जब ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होता है तो उसमें डिसीजन किस किस तरीके के हो सकते हैं ये तुमने देखा। केस बी में हमने देखा, हमने जो भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आई थी जो ओवर सब्सक्रिप्शन था उनको हमने रिजेक्ट कर दिया था। अब की बार कंपनी के डायरेक्टर्स ने क्या करा है, अब की बार डायरेक्टर्स ने रिजेक्ट नहीं करा है। पहले तो ध्यान ये दें, तो जब रिजेक्ट नहीं करा होता तब क्या होता है ये समझाने के लिए, तो सबसे पहले तो आपने इश्यूड लिखा और एप्लीकेशंस रिसीव्ड लिखा। कितने आप शेयर्स पब्लिक को इश्यू कर रहे हैं, क्वेश्चन तो वही है। 50,000 शेयर्स हम पब्लिक को इश्यू कर रहे हैं, 2 रुपए एप्लीकेशन पे हैं, 5 रुपए अलॉटमेंट पे, 3 कॉल पे। कितनी एप्लीकेशंस आई हैं आपके पास? 80,000 एप्लीकेशंस आपके पास आई हैं।
अब की बार आपने क्या डिसीजन लिया? क्वेश्चन में लिखा है कि डायरेक्टर्स ने डिसाइड करा कि जो हमारे ये 50,000 शेयर हैं, हम 50 के 50,000 शेयर 80,000 एप्लीकेंट्स में बांट देंगे। यानी कि हमने किसी को रिजेक्ट तो नहीं करा, लेकिन हमने किसी को पूरी तरीके से सेटिस्फाई भी नहीं करा, क्योंकि 50,000 शेयर हैं वो हम 80,000 में बांट रहे हैं। इसका मतलब हर शेयर होल्डर को जितने के लिए वो अप्लाई कर रहा है उससे कम शेयर मिल रहे हैं, लेकिन रिजेक्ट किसी को नहीं करा है। समझना ये पॉइंट है। इज इट क्लियर टू यू? पिछली बार तो हमने रिजेक्ट कर दिया था, अब की बार हमने रिजेक्ट नहीं करा है। तो जब भी कम शेयर ज्यादा लोगों में बांटे जाते हैं, जब भी कम शेयर, जैसे कि इस केस में 50,000 शेयर मैंने 80,000 में बांटे, तो मैं क्या बोलूंगा, ये प्रो रेटा अलॉटमेंट है। PRORATA, इसको बोलते हैं प्रो रेटा अलॉटमेंट। प्रो रेटा अलॉटमेंट का भी क्या मतलब होता है? प्रो रेटा का पहले तो मतलब ये होता है कम का ज्यादा में विभाजन, कम चीज का ज्यादा में विभाजन, नंबर 1। और वैसे इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है कि कम चीज का ज्यादा लोगों में डिवीजन, लेकिन एक पर्टिकुलर रेशियो में। जैसे कि मैंने ये 50,000 शेयर 80,000 में बांटे, तो इसका मतलब है कि मैंने हर 8 को 5 शेयर दिए। जो 8 के लिए अप्लाई कर रहा था उसको 5 ही शेयर दिए। इस रेशियो में हमने ये शेयर अलॉट करे। इसका मतलब पहले तो ये। अब प्रो रेटा अलॉटमेंट, क्या प्रो रेटा का कुछ और भी नाम है? याद आ रहा है आपको कुछ इससे पहले के लेवल पे? क्या प्रो रेटा को किसी और नाम से भी बोलते थे? यस सर, याद तो थे पर याद नहीं आ रहा। प्रो रेटा अलॉटमेंट को पारी पासु अलॉटमेंट भी बोलते हैं। पारी पासु। सर ये क्या क्या वर्ड आप यूज कर रहे हो? ये मैं वही वर्ड यूज कर रहा हूं जब आप आज के 2-3 साल बाद जब इंटरव्यू देने जाओगे ना, तब ऐसी चीजें यहां से पूछेंगे, तब याद करोगे आप। एनीवे, तो इसको प्रो रेटा अलॉटमेंट बोलते हैं। अब प्रो रेटा अलॉटमेंट में एक डिफरेंस क्या आ जाता है? जब मैंने रिजेक्ट करा था तो हमें यह मालूम था, देखो एक चीज तो साफ है, 50,000 और 80,000 का डिफरेंस तो 30,000 है, नो डाउट अबाउट दैट। जैसे पिछली बार मैंने 60,000 लिखा था, तो 10,000 इंटू 2 20,000 रुपीज मैंने कहा था ये हम वापिस कर रहे हैं, लेकिन था तो वो भी ज्यादा मनी ना, तो ये भी एक्सेस मनी है। 30,000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से 60,000 रुपए, ये हमारे पास ज्यादा पैसा तो आ ही गया है। इसमें तो कोई डाउट किसी तरीके का नहीं है। कोई डाउट है क्या किसी तरीके का? इसमें किसी तरीके का कोई डाउट नहीं है, क्योंकि 80,000 लोगों ने अप्लाई करा है, तो 80,000 इंटू 2 के हिसाब से उन्होंने अमाउंट पे करा 1,60,000। जबकि हम तो 50,000 शेयर उनको अलॉट करेंगे, तो 50,000 इंटू 2 के हिसाब से 1,00,000 मनी आना चाहिए। तो 60,000 ये एक्स्ट्रा मनी तो आ गया हमारे पास, लेकिन अब की बार ये पैसा हम रिफंड नहीं करेंगे। ये हम रिफंड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उसका भी रीजन है। सपोज सिंप्लिसिटी के लिए आपने 8 शेयर के लिए अप्लाई करा, सपोज, तो आपने 8 शेयर के लिए अप्लाई करा था। जब आपने अप्लाई करा था तो आपने 2 रुपए एप्लीकेशन मनी दिया होगा कंपनी को, 16 रुपए दिए। आपको थोड़ी मालूम था कि आपको 8 शेयर नहीं मिलेंगे। तो बाद में कंपनी की तरफ से नोटिफिकेशन आपको आया, इंफॉर्मेशन आपको आई कि नहीं, हम आपको 5 ही शेयर अलॉट कर पा रहे हैं। तो अगर आपको 5 शेयर अलॉट हुए हैं, तो आप सोचने पर मजबूर होंगे कि मैंने तो कंपनी को 16 रुपए दे दिए, मुझे तो 5 इंटू 2 जो है वो 10 रुपए देने चाहिए थे। Isn't it or not? तो कंपनी आपको यह भी बताएगी कि आप पहले तो घबराए नहीं। हमें भी मालूम है, कंपनी कहेगी आपसे कि हमें मालूम है कि आपके 8 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से 16 रुपए हमारे पास आ गए हैं। और कंपनी कह रही है हमें भी मालूम है कि हमने आपको 8 में से जो आप चाहते थे, केवल हम 5 शेयर आपको अलॉट कर पाए, और लॉजिकली आपका 10 रुपए आना चाहिए था। कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि आपके 6 रुपए हमारे पास ज्यादा आ चुके हैं। कंपनी शेयर होल्डर्स को यह बताएगी, और शेयर होल्डर्स को यह भी बताएगी कि ये जो 6 रुपए, यानी कि आपके जो एप्लीकेशन मनी आपने जो एक्स्ट्रा पे कर दिया है, वो हम आपको वापस नहीं कर रहे हैं। आपको गुस्सा आएगा, मेरा पैसा वापस क्यों नहीं कर रहे हो? कंपनी बोलेगी आप घबराएं मत, हम आपका पैसा वापस तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब बिकॉज आपको 5 शेयर अलॉट हो गए, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड 5 है, और इत्तेफाक से अलॉटमेंट का रेट भी 5 है, कोई बात नहीं। अब जब अलॉटमेंट बारी देने की आएगी तो आपके 25 रुपए अलॉटमेंट पे बनेंगे। तो कंपनी कहेगी कि अलॉटमेंट पे आपका जो अमाउंट बनता है, उसमें से आपने जो ये एक्स्ट्रा अमाउंट पे करा है, जो कि 6 रुपए इस केस में, वो आप माइनस करके पे कर देना। सिंपल वर्ड्स में कंपनी कह रही है बिकॉज हमने आपको रिजेक्ट नहीं करा है और आप हमारे शेयर होल्डर्स हैं, इसलिए हम आपका पैसा वापस नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपका जो एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास आ गया उसको हम नेक्स्ट कॉल में या अगली किस्त में एडजस्ट कर रहे हैं। इज इट क्लियर टू यू और नॉट?
पता आपको ये सारी चीजें हैं, लेकिन पॉइंट क्या है कि आपको ये चीज नहीं पता कि ऐसा क्यों करा करते थे। तो ये सब चीजें अब आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि तुम्हें ये बता दिया जाता था कि अलॉटमेंट मनी जो है या एक्सेस मनी जिसको तुम बोला करते थे पहले, तो जब भी प्रोरेटा का केस होगा ये जो अमाउंट 60,000 आएगा इसको मैं एक्सेस मनी सिंप्लिसिटी के लिए बोल दूंगा। इसको हम क्या बोल देंगे? एक्सेस मनी। अब ये जो एक्सेस मनी है इसको हम हमेशा अगली कॉल में एडजस्ट करेंगे। कैसे करेंगे यही समझाने के लिए मैं ये आपको बता रहा हूं। फॉर इंस्टेंस इस केस में अगर मैं पहली एंट्री पूछूं, अब मैंने नरेशन नहीं लिखी, पहली एंट्री जो हो जाएगी रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। जाहिर है कि आप ये एंट्री लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अरे लिखोगे या नहीं लिखोगे? लिखोगे। अब कितनी एप्लीकेशंस आपके पास आई हैं? अब की बार आपके पास 80,000 एप्लीकेशन आ गई। रेट कितना है? 2 रुपए। तो 80,000 इंटू 2 के हिसाब से 1,60,000 कंपनी के पास कलेक्शन होगी। इजंट इट और नॉट? अब उसके बाद मेरी जो अगली एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसकी नरेशन तुम एक ही इतनी लंबी जैसे मैंने पिछली बार लिखी थी लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट लाइन से तुम डायरेक्टली लिख सकते हो एडजस्टमेंट ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी। मैं लिख ही देता हूं यहां पर एडजस्टमेंट ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी। लंबी चौड़ी नरेशन की जरूरत ही नहीं है। एडजस्टमेंट ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी। अब ये एडजस्टमेंट से मतलब क्या है? अब शेयर एप्लीकेशन पे जो पैसा हमारे पास आता है उसको हम एडजस्ट कैसे करते हैं? तुमको मालूम है कि शेयर एप्लीकेशन पे जो पैसा आता है उसको हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,60,000 रुपए शेयर एप्लीकेशन के आपको हासिल तो हुए। अब उसमें से कितना पैसा आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे? पहला क्वेश्चन तो ये है टू शेयर कैपिटल। अभी अभी मैंने बताया कि कभी कंफ्यूजन हो भी जाए तो आपको इतना याद रहना चाहिए कि हम वर्ड कैपिटल लिख रहे हैं। जब भी वर्ड कैपिटल लिखेंगे तो नंबर ऑफ इश्यूड शेयर्स को ही देखना है। नंबर ऑफ इश्यूड शेयर 50,000 है और एप्लीकेशन का रेट 2, तो 1,60,000 में से 1,00,000 रुपए तो हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए। अब जो बचे हुए 60,000 थे हमने उनको वापस नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि हमने किसी को रिजेक्ट ही नहीं करा। जब तक हम रिजेक्ट नहीं करेंगे तब तक पैसा वापस नहीं करेंगे। तो अब ये पैसा इनका जो एक्स्ट्रा आ गया है उसको हमने अगली अलॉटमेंट में ले जाना है, अगली किस्त में ले जाना है, और अगली किस्त का नाम अलॉटमेंट है। तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो एडजस्टमेंट ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी टूवर्ड्स कैपिटल एंड टूवर्ड्स अलॉटमेंट तुम ऐसे भी लिख सकते हो। समझ में आ गया? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब शेयर अलॉटमेंट की तरफ 30,000 इंटू 2 60,000 रुपए जो हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे बाय द टाइम ऑफ सेकेंड एंट्री। जैसे ही आपकी सेकेंड एंट्री कंप्लीट होगी एप्लीकेशन मनी क्लोज हो जाना चाहिए। इस केस में मुझे आपको अगली एंट्री भी बतानी पड़ेगी। जब मैं अगली एंट्री लिखूंगा थर्ड एंट्री, जस्ट वेट। अब जब मैं थर्ड एंट्री भी लिखूंगा इस केस में तो शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री होगी। तो जब भी ड्यू एंट्री लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ड्यू एंट्री जब भी लिखेंगे ये भी ध्यान रखना, क्योंकि ड्यू एंट्री जब हम लिखते हैं तो उसमें टू शेयर कैपिटल आता है। और अभी अभी मैंने कहा जब भी हम शेयर कैपिटल लिखेंगे तो नंबर ऑफ इश्यूड शेयर को देखेंगे। नंबर ऑफ इश्यूड शेयर 50,000 है, अलॉटमेंट का रेट 5 है। तो इसलिए ये एंट्री जो होगी 50,000 इंटू 5 से होगी। 50,000 इश्यूड शेयर हैं और 5 रुपए अलॉटमेंट का रेट है, तो इसका मतलब 2.5 लाख रुपए अलॉटमेंट के शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, इसका मतलब है अलॉटमेंट का हिस्सा शेयर कैपिटल में 2.5 लाख का है। अब तुम्हें यह भी चीज मालूम होनी चाहिए, अब जब तुम रिसीव करोगे तो तुम्हारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब जब मैं रिसीव करूंगा तो मुझे ये अच्छी तरह से ख्याल आ जाना चाहिए कि 2.5 लाख में से 60,000 रुपए तो हमारे पास पहले ही आ चुके हैं, क्योंकि हमने इसको अलॉटमेंट में ऑलरेडी डाल दिया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो इसका मतलब अब जो मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट 2,50,000 मुझे रिसीव करने थे, लेकिन उसमें से 60,000 रुपए मेरे पास पहले ही आ चुके हैं। तो 2,50,000 में से 60,000 रुपीज में माइनस कर दूंगा और यहां पर फिर मैं अमाउंट लिखूंगा 1,90,000। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया कैसे करना है? करेक्ट?
उम्मीद है। और फिफ्थ और सिक्स्थ एंट्री वही होगी जो मैंने केस 1 में करी थी या केस 2 में करी थी। शेयर कॉल अकाउंट डेबिट 50,000 इंटू 3 और उसका बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल 1,50,000 से। बेसिक ओवर सब्सक्रिप्शन का जब भी इफेक्ट होगा सिर्फ अलॉटमेंट पे फर्क पड़ता है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे। अब इसको करने के बाद केस जो है डी को देखें। लीजिए जी केस डी, सब मैंने सॉल्व करे हुए हैं आपके लिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपसे सुनते जाएं। आज मैं आपको अलाउ कर देता हूं। अब केस डी को देखें। केस डी में वो क्या कहते हैं? अब केस डी में कहता है डायरेक्टर्स रिसीव्ड 80,000 एप्लीकेशन। अच्छा, अभी तक तो ये है। पहले तो नंबर 1, क्या ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है? क्या ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है या नहीं है? ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, नंबर 1। नंबर 2, इससे पहले हमने जो डिसीजन लिए थे बी और सी में, क्योंकि इससे पहले बी और सी ओवर सब्सक्रिप्शन के केस थे, वो सिंगल डिसीजन के केस थे। फॉर एग्जांपल बी में हमने क्या करा था, एक्सेस को सीधा रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन हमने केस सी में क्या करा था, एक्सेस जो एप्लीकेशंस थी हमने उनको रिजेक्ट नहीं करा था, हमने शेयर सारे के सारे शेयर जो एप्लीकेंट्स आई थी उसमें बांट दिया था, यानी कि प्रो रेटा अलॉटमेंट था। अब की बार डायरेक्टर्स ने एक से ज्यादा डिसीजन लिए। क्या डिसीजन लिए? उन्होंने डिसाइड करा कि 80,000 में से 10,000 को तो रिजेक्ट कर देंगे, 30,000 जो एप्लीकेंट्स हैं उनको 30,000 शेयर देंगे। ये जो लाइन है, टू एक्सेप्ट 30,000 इन फुल, यानी कि एक तो कंपनी ने ये डिसीजन लिया कि हम रिजेक्ट कर देंगे, दूसरा डिसीजन लिया कि हम 30,000 एप्लीकेंट्स को 30,000 शेयर देंगे, और तीसरा डिसीजन क्या लिया, टू अलॉट रिमेनिंग शेयर्स इन प्रोरेटा। टू अलॉट रिमेनिंग शेयर्स इन प्रोरेटा, कि जो रिमेनिंग शेयर्स हैं वो हम प्रोरेटा अलॉटमेंट कर देंगे, रिमेनिंग शेयर्स प्रोरेटा अलॉटमेंट कर देंगे। इज इट क्लियर टू यू? हालांकि इसके आगे अभी कुछ और भी लिखा है, वो भी मैं अभी पढ़ूंगा, वैसे मैं पढ़ देता हूं आगे। पहले तो इस लाइन का क्या मतलब है, टू अलॉट रिमेनिंग शेयर्स इन प्रोरेटा, इसका मतलब है जो बचे हुए एप्लीकेंट्स हैं उसमें अब बचे हुए शेयर्स बांट दिए। प्रोरेटा का मतलब है बचे हुए शेयर्स बचे हुए एप्लीकेंट्स में बांटना, लेकिन जाहिर है कि जो बचे हुए एप्लीकेंट्स होंगे उनका नंबर जो है वो जितने शेयर देने के लिए हैं उनसे ज्यादा होगा। अब नीचे कह रहे हैं मिस्टर बदमाश, नाम ही बदमाश है, क्या करें। मिस्टर बदमाश हु हेल्ड 1,000 शेयर, उसके हाथ में 1,000 शेयर है, फेल टू पे द कॉल मनी। अब उसने कॉल मनी पे नहीं करा। मिस्टर बदमाश फेल टू पे द कॉल मनी एंड हिज शेयर्स वेर फोरफीटेड, और वो कह रहा है लेटर ऑन दी शेयर्स वर रीइश्यूड फॉर ₹8 एज फुल्ली पेड। अब तुम लोग इससे पहले के लेवल पे यही करते थे, सर आपने तो पहले क्वेश्चन में फोर फीचर सब कुछ कर दिया। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इसी क्वेश्चन से जो भी आपने इससे पहले के लेवल पे करा मैं सारा रिकैप करा दूं। तो मिस्टर बदमाश नाम का एक व्यक्ति है, उसने 1,000 शेयर उसके पास थे। एक तो उसने कॉल मनी पे नहीं करी। आपको मालूम है कि जब कोई व्यक्ति डिफॉल्ट करता है, पे नहीं करता कोई कॉल, तो उसको कुछ टाइम दिया जाता है, उसको दोबारा से नोटिस दिया जाता है। जब उस पर भी वो अमल नहीं करता है तो फिर कंपनी के पास अधिकार है कि हम उसके शेयर को कैंसिल कर दें, फोरफीट कर दें। तो कंपनी के डायरेक्टर ने डिसाइड करा कि उनके शेयर को रफा दफा कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए। अब जो शेयर कैंसिल हो जाते हैं तो कंपनी के पास ये भी राइट है कि उन शेयर को कंपनी दोबारा से रीइश्यू करती है। अब यहां एक बड़ा पॉइंट ये है कि जब कोई कंपनी शेयर को फोरफीट करने के बाद रीइश्यू करती है तो उस केस में कंपनी जनरली एक ही बारी में पैसा बुलाती है। जनरली कंपनी एक ही बारी में पैसा बुलाती है। इज इट क्लियर टू यू? तो उसने कहा है कि लेटर ऑन हमने ये जो शेयर इश्यू करे हैं वो ₹8 के हिसाब से करे हैं एज फुल्ली पेड। आपको मुझसे ज्यादा मालूम है, जब कोई कंपनी शेयर को फोरफीट करने के बाद रीइश्यू करती है तो जनरली कुछ कंसेशन भी दे देती है, जिसको तुम लोग डिस्काउंट भी बोलते हो या डिस्काउंट ऑन रीइश्यू भी बोलते हो। क्योंकि कंपनी कंसेशन देना अफोर्ड कर सकती है, इसलिए कंपनी कंसेशन देती है। ये जो मैंने सेंटेंस का इसका क्या मतलब है ये मैं अभी डीपली आपको बताता हूं। तो अब ये वाले पार्ट में मुझे पूरा फोर फीचर का हिस्सा भी आपको समझाना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू यू? तो इस पार्ट को समझने के लिए तो इसमें 80,000 एप्लीकेशन है और 3 डिसीजन है। लीजिए जी, तो इसको भी फिर मैंने आपको समझाया। अब समझाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जस्ट वेट। पहले तो केस डी। अब ये केस डी है और केस डी के अंदर मल्टीपल डिसीजंस है तो ये भी ओवर सब्सक्रिप्शन का केस, इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि ये ओवर सब्सक्रिप्शन है। ओवर सब्सक्रिप्शन आपकी स्क्रीन पे शायद ना आ रहा हो तो अब आ रहा है।
ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। अब ओवर सब्सक्रिप्शन का जो ये केस है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में, और वैसे भी मैं बता ही चुका हूं, मैंने सिर्फ ओवर सब्सक्रिप्शन ही नहीं बोला है, मैंने बोला हर केस में आपको ये आदत बना लेनी है कि आपको इस तरह से 2 कॉलम तो बनाने ही बनाने हैं। इश्यूड एंड एप्लीकेशन सॉरी, कितने शेयर्स हम इश्यू कर रहे हैं? 50,000 इश्यू कर रहे हैं। कितनी एप्लीकेशंस आई हैं? एप्लीकेशंस रिसीव्ड 80,000 हैं। 80,000 एप्लीकेशंस आई हैं। अब डिसीजन नंबर 1, पहला डिसीजन क्या है? पहला डिसीजन है कि 80,000 में से हम 10,000 को रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि जो भी हम शेयर इश्यू कर रहे हैं उसमें से हमने एक भी शेयर इनको नहीं दिया, निल। बिकॉज एक भी शेयर नहीं दिया तो हमने इनको रिजेक्ट कर दिया। इसके आगे मैंने आर लिख दिया। आर में जहां भी लिखूंगा उसका मतलब रिजेक्ट कर दिया, इनको हमने रिजेक्ट कर दिया। अब रिजेक्ट कर दिया तो जाहिर है कि इनका अमाउंट मुझे वापस करना पड़ेगा। यानी कि ट्रीटमेंट क्या होगा? मुझे इनका अमाउंट वापस करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। कितना अमाउंट वापस करना पड़ेगा? 10,000 इंटू 2 के हिसाब से 20,000 रुपीज मुझे इनको वापस करने पड़ेंगे। करेक्ट। अब बैलेंसिंग सिचुएशन क्या है इस डिसीजन के बाद? तो अभी पोजीशन ये है कि 50,000 देने के लिए मौजूद हैं और 70,000 अभी भी वेटिंग में हैं, यानी कि 70,000 एप्लीकेंट्स अभी भी हैं। नेक्स्ट डिसीजन कंपनी ने क्या लिया? कंपनी ने 70,000 एप्लीकेंट्स में से 30,000 एप्लीकेंट्स को 30,000 शेयर दे दिए। ये वाला डिसीजन जो है कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। 70,000 में से 30,000 एप्लीकेंट्स को 30,000 शेयर दे दिए गए। इज इट क्लियर टू यू? तो जब भी पूरे शेयर दे दिए जाएं उस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में दे देगा, प्रॉब्लम कोई नहीं है इसमें। तो अब सिचुएशन क्या है कि 40,000 एप्लीकेंट्स अभी भी वेटिंग में हैं, लेकिन अब तुम्हारे पास देने के लिए केवल 20,000 शेयर हैं। तो तीसरा डिसीजन कंपनी के डायरेक्टर्स ने क्या लिया? उसमें क्वेश्चन में लिखा था तीसरा डिसीजन ये है कि टू अलॉट रिमेनिंग शेयर कितने हैं? 20,000 अमंग रिमेनिंग एप्लीकेंट्स कितने हैं? 40,000। तो तीसरा डिसीजन ये है कि 20,000 जो शेयर्स हैं वो हमने 40,000 में बांट दिए। अभी मैंने तुमसे कहा कि जब भी कम शेयर ज्यादा लोगों में बांटे जाएंगे, पहले तो हम उसको प्रोरेटा केस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोरेटा केस। और उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? उसको मैं सिंप्लिसिटी के लिए एक्सेस अमाउंट बोलूंगा। एक्सेस से मेरा मतलब है कि ये जो ज्यादा अमाउंट है ये हमने वापस नहीं करना, इसको हम अगली कॉल में अगली किस्त में ले जाएंगे। तो 20 और 40,000 का डिफरेंस कितना है? 20,000 है। तो 20,000 इंटू 2, 40,000 रुपए जो है वो आप अलॉटमेंट की तरफ ले जाएंगे। जब भी मैं एक्सेस लिखूं तो इसका मतलब वो पैसा आपने अगली किस्त में सेटल करना है। तो इस केस में पहले मेरी एंट्रीज की पोजीशन क्या होगी? अब इस केस में एंट्री की पहली पोजीशन क्या होगी? पहले तो रिसिट ऑफ एप्लीकेशन मनी हम लिखेंगे। तो रिसिट ऑफ एप्लीकेशन मनी जब आपने लिखा तो अब आप मुझे ये बताओ कि क्या एंट्री मुझे लिखनी चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिट। लो जी, बैंक अकाउंट डेबिट मैंने लिख दिया। अब उसके अंदर मैं कितना पैसा लिखूं? 80,000 एप्लीकेशंस आई हैं। कितने रुपए के हिसाब से आई हैं? 2 रुपए के हिसाब से आई हैं। तो 80,000 इंटू 2 कितना आ गया? दैट इज इक्वल टू 1,60,000। तो इसका मतलब एप्लीकेशन मनी तो हमारे पास वही आया जो पिछले क्वेश्चन में आया था। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये दोनों ही पर्सनल अकाउंट होते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। करेक्ट। एनीवे, अब उसके बाद मुझे ये बताओ कि सेकंड एंट्री उसका टाइटल क्या लिखूं? इसको मैं लिखूंगा एडजस्टमेंट ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी। क्या लिखेंगे? एडजस्टमेंट ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी। अब शेयर एप्लीकेशन मनी जो है वो हमने शेयर एप्लीकेशन मनी, चलो मैंने अब मनी लिख दिया। करेक्ट। तो एडजस्टमेंट ऑफ शेयर एप्लीकेशन, अब एप्लीकेशन मनी को मैं एडजस्ट करूंगा। तो बेसिकली यहां पर्पस क्या है कि जो भी पैसा एप्लीकेशन का आया है उसको पूरी तरीके से एडजस्ट करना। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, हमारे पास टोटल पैसा आया है 1,60,000। आया या नहीं आया? सर बिल्कुल आया, 1,60,000। पहले तो टू कैपिटल में जब भी ट्रांसफर करेंगे तो हमने यही सोचना है बस कि हम कितने शेयर पब्लिक को इश्यू कर रहे हैं। 50,000 शेयर पब्लिक को इश्यू कर रहे हैं। तो वैसे मैं इसको एक आम बोलचाल की भाषा में बोलूंगा कि शेयर एप्लीकेशन का हिस्सा शेयर कैपिटल में नंबर ऑफ इश्यूड शेयर 50,000 पर 2 रुपए के हिसाब से 1 लाख है।
अब हम अपने इस टेबल को देखेंगे जो हमने बनाया, क्या हमने कुछ पैसा रिजेक्ट कर, सॉरी कोई डिसीजन है जहां रिजेक्ट करा है। तो तुमने देखा 10,000 एप्लीकेंट्स को हमने रिजेक्ट कर दिया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 2 20,000 रुपीज जो है वो हमने रिफंड कर दिए। और क्या कोई एक्सेस मनी भी है? बिल्कुल है, क्योंकि प्रोरेटा अलॉटमेंट था। तो एक्सेस मनी जो है वो हम कहां ले जाते हैं? अगली किस्त में। अगली किस्त का नाम क्या है? अलॉटमेंट मनी। तो टू अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट अकाउंट। तो कितना पैसा हमने अभी देखा था? 20,000 इंटू 2। तो इसका मतलब सेकेंड एंट्री जो तुम लिखोगे वो क्रिस्टल क्लियर इस सेंस में होनी चाहिए कि साफ पता लगे कि जो हमारे पास एप्लीकेशंस आई हैं उसकी एडजस्टमेंट कहां कहां हुई है, उस मनी की एडजस्टमेंट कहां कहां हुई है। हम ये भी कह सकते हैं एडजस्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी टूवर्ड्स कैपिटल, टूवर्ड्स रिफंड एंड टूवर्ड्स अलॉटमेंट। अब उसके बाद जब मैं तीसरी एंट्री करूंगा तो अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री मुझे करनी पड़ेगी। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू, तो मैंने अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री करी। अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनीज ड्यू। अब जब मैं अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री करूंगा तो क्या एंट्री होगी मेरी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। तो लिखो आप शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। बिकॉज हम ड्यू एंट्री कर रहे हैं तो टू शेयर कैपिटल हम लिखेंगे, और बिकॉज शेयर कैपिटल है तो इसका मतलब 50,000 इंटू 5 से ये एंट्री होगी। नंबर ऑफ इश्यूड शेयर और अलॉटमेंट का रेट 5 है, तो इसका मतलब 2,50,000। तो अलॉटमेंट मनी का हिस्सा शेयर कैपिटल में 250 है, और अब हमने ये पैसा रिसीव करना है। लेकिन इसमें से हम 40,000 रुपए तो पहले ही रिसीव कर चुके हैं या नहीं कर चुके? कर चुके हैं। तो हमारी अगली एंट्री क्या हो जाएगी? अगली एंट्री मैं लिखूंगा पहले तो रिसिट ऑफ अलॉटमेंट मनी, और आगे से तुम्हें यह भी लिखना चाहिए रिसिट ऑफ अलॉटमेंट मनी। एक तो मैंने ये लिखा, एंड एक्सेस एडजस्टेड, यानी कि जो एक्सेस मनी था उसको हमने एडजस्ट कर दिया। एक्सेस मनी एडजस्टेड, समझ में आया? एक्सेस मनी को हमने एडजस्ट भी कर दिया। तो मेरी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। अब मैंने ड्यू में तो लिखा है 2,50,000, लेकिन हमें मालूम है कि 40,000 रुपए हम पहले ही एडजस्ट कर चुके हैं। 40,000 रुपए हम पहले ही रिसीव कर चुके हैं। तो इसका मतलब अब रिसीव कितने करेंगे? 2,10,000 करेंगे। 2,10,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो ये एंट्री होगी 2,10,000। यहां तक क्लियर है? राइट सर, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा जी, उसके बाद फिफ्थ एंट्री अब क्या होगी इस केस में? सर कॉल मनी ड्यू की एंट्री होगी। लो जी, कॉल मनी ड्यू की एंट्री भी तुमने कर दी। कॉल मनी ड्यू। अब कॉल मनी ड्यू की एंट्री जब हम करेंगे तो क्या एंट्री होनी चाहिए आपके हिसाब से? सर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। ठीक है, मैंने शेयर कॉल ही लिख दिया। शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब टू शेयर कैपिटल अकाउंट मैंने लिखा। 50,000 शेयर हैं और 3 रुपए की कॉल है, तो 3 रुपए मैंने लिख दिया। डेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1,50,000। इसका मतलब कॉल मनी हमने 1,50,000 रुपए रिसीव करना है। अब मैं रिसीव करने की एंट्री करूंगा। जब मैं रिसीव करने की एंट्री करूंगा, एंट्री नंबर 6, रिसिट ऑफ कॉल मनी। अब जब हम कॉल मनी रिसीव करेंगे तो मेरी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा मैंने रिसीव करना चाहिए? 1,50,000 हमने रिसीव करना चाहिए। 50,000 इंटू 3 के हिसाब से 1,50,000 रिसीव करना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में लिखा था एक शेयर होल्डर है बदमाश नाम का, जिसके पास 1,000 शेयर्स थे, उसने कॉल मनी पे नहीं करी, यानी कि हमें 3,000 रुपए नहीं मिले। अब जो हमें पैसा नहीं मिला, तो पहले तो ये देखो मिला कितना। तो नेट पैसा कितना मिला है? 1,47,000। 1,47,000। और जो पैसा नहीं मिला उसको तुम क्या लिखते थे? कॉल्स इन एरियर। वैसे यहां लिखना जरूरी नहीं है, तुम डायरेक्टली एंट्री कर सकते हो, लेकिन लिख दिया मैंने कॉल्स इन एरियर अकाउंट। उसको हम लिखते हैं कॉल्स इन एरियर। इसका मतलब
ये पैसा अभी एरियर में है, उसने अभी ये पैसा देना है। इज इट क्लियर टू यू? कितना पैसा देना है? 1000 शेयर पे कॉल का पैसा 3 रुपए के हिसाब से अभी हमें यानी कि हमारी कंपनी को मिलना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू शेयर कॉल अकाउंट। तो 1,50,000 की जो कॉल थी उसमें से 1,47,000 मिल गए, लेकिन 3,000 रुपए अभी हमें मिलने हैं। तो कॉल्स इन एरियर 3,000। अब किसी कारण से जब इसको बार बार बोला गया होगा, इसने पैसे नहीं दिए होंगे, तो कंपनी के डायरेक्टर्स ने डिसीजन लिया कि हम इसके शेयर को फोरफीट कर दें। अब इसके शेयर जो है हमने फोरफीट कर दिए। तो अगली एंट्री जो 7th एंट्री है वो फोरफीचर की है। फोरफीचर अब फोरफीचर की एंट्री आपने करी। फोरफीट करने का मतलब है कैंसिल करना। इसके शेयर हमने फोरफीट कर दिए। अब जब हम किसी शेयर होल्डर, हम मतलब कंपनी, जब हम किसी के शेयर फोरफीट करते हैं तो इसका मतलब कंपनी की शेयर कैपिटल कम होगी, एटलीस्ट उतने अमाउंट से जितने की इसके शेयर हैं। फॉर एग्जांपल, इस आदमी के पास 1000 शेयर है ना, और एक शेयर तो 10 रुपए का है, तो कंपनी की शेयर कैपिटल 10,000 रुपए से कम हो जाएगी। और याद रखें, कोई भी कंपनी अपनी शेयर कैपिटल को कम करना नहीं चाहती है, क्योंकि शेयर कैपिटल में अननेसेसरली चेंजेस आना कैपिटल मार्केट में खराब साइन देते हैं। कंपनी कम तो नहीं करना चाहेगी, लेकिन अब करना पड़ रहा है, क्योंकि जब वो अब पैसा ही नहीं दे रहा तो हमने इसके शेयर फोरफीट कर दी। तो एक बात साफ है, जब शेयर फोरफीट होंगे तो हमें यह देखना पड़ेगा कितने नंबर ऑफ शेयर हैं जो फोरफीट हो रहे हैं, और उस वक्त तक कंपनी ने कितना पैसा बुलाया था। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, इश्यू प्राइस। मैंने क्या कहा, जब भी मैं फोरफीचर की एंट्री करूंगा तो मैं ये देखूंगा कितने नंबर ऑफ शेयर हैं और कितना पैसा बुलाया गया है। कितना पैसा बुलाया, बताओ कितना पैसा बुलाया कंपनी ने, कितना पैसा बुलाया? आप बताएं कितना पैसा बुलाया अभी तक जब हमने इसके शेयर फोरफीट करे। अगर कंफ्यूजन हो रही है तो ऐसे सोच लो, 2 रुपए एप्लीकेशन के बुला लिए, अलॉटमेंट के 5 बुला लिए, कॉल का पैसा बुला लिया। जब बुलाया इसने तभी तो पे नहीं करा है, तो इसका मतलब कंपनी पूरे 10 रुपए बुला चुकी है। इज इट क्लियर टू यू? तो जब मैं फोरफीचर की एंट्री करूंगा तो मैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट लिखूंगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब शेयर कैपिटल को डेबिट क्यों करा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी की शेयर कैपिटल कम हो रही है। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 1000 इनटू कॉल्ड अप अमाउंट, यानी कि उस वक्त तक जब हम इसके शेयर फोरफीट कर रहे हैं हमने कितना पैसा बुलाया है। कितना पैसा बुलाया है हमने? डेट इज 10 रुपए के हिसाब से। इसका मतलब पूरे इतने पैसे हम बुला चुके हैं, 10,000। तो इतने से अब हमारी शेयर कैपिटल कम हो गई, क्योंकि हमने शेयर कैंसिल कर दी। अब जब शेयर कैंसिल करे जाते हैं तो उस व्यक्ति ने जिसके पास 1000 शेयर थे, जिसको कि 2 रुपए एप्लीकेशन पे देने थे, 5 अलॉटमेंट पे देने थे, और जिसको कि 3 रुपए कॉल पे देने थे, बताओ इस आदमी ने, ये बदमाश आदमी ने, ये बदमाश सा आदमी है, तो इस बदमाश आदमी ने क्या हमें एप्लीकेशन पे कर दिया है? कर दिया है। अलॉटमेंट पे कर दिया है? कर दिया है। इसका मतलब ये हो गया कि जो पैसा ये हमें दे चुका है, अब इसके शेयर तो कैंसिल कर दिए। इसने 7 रुपए तो हमें दे ही दिए थे ना, 1000 इंटू 7 के हिसाब से इसने 7,000 रुपए हमें दे दिए, और 1000 इंटू 3 के हिसाब से इसने 3,000 रुपए नहीं दिए, और उसकी सजा ये हो गई कि हमने उसके शेयर कैंसिल कर दिए। इनडायरेक्टली इसका मतलब कंपनी को ये फायदा हो गया। भाई जो चीज उससे मिल चुकी है वो थोड़ी वापस करनी पड़ेगी, यहां तो उसकी गलती है, यहां थोड़ी वापस करेंगे। तो ये 7 रुपए जो वो पे कर चुका है वो कंपनी के लिए फायदा है। और ये फायदा कंपनी को क्यों पहुंच रहा है? क्योंकि कंपनी ने उसके शेयर को फोरफीट कर दिए हैं। तो इसीलिए जब तुम यहां पर एंट्री लिखोगे, या तुम लिखा करते थे, तुम लिखते थे टू शेयर फोरफीटेड अकाउंट, याद आया? अब क्यों लिखते थे वो जरा लॉजिक ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए। टू शेयर फोरफीटेड अकाउंट, क्योंकि जब कंपनी ने इसके शेयर को फोरफीट करा, टू शेयर फोरफीटेड अकाउंट, करेक्ट?
तो इसने जो भी पैसा पे करा हुआ है, जो कि 1000 इंटू 7 यानी कि फोरफीटेड में हम ये देखेंगे जितना हमने बुलाया उसमें से इतने कितना पे कर दिया, ये कंपनी के लिए फायदा है, ये कंपनी के लिए डेफिनेटली फायदा है, इसलिए हम इसको क्रेडिट करते हैं। अब इसने जो पे करने थे हमें मालूम है अब जिंदगी भर पे नहीं करेगा भाई, जो इसने बचे हुए 3000 रुपए पे करने थे अब हमें मालूम है कि इसके शेयर तो कैंसिल हो गए, अब ये फ्यूचर में थोड़ी पे करेगा। तो ये कॉल्स इन एरियर जो हमने डेबिट करके रखा है इस अकाउंट को हम खत्म कर देते हैं। तो खत्म करने के लिए हम यहां पर 2 कॉल्स इन एरियर लिख देंगे, 2 कॉल्स इन एरियर, 2 कॉल्स इन एरियर 3000 ये हम लिख देंगे। इज इट क्लियर टू यू? समझ में आ गया किस तरह से एंट्री करनी है, कितना हमने बुलाया और कितना उसने पे करा, बस ये देखना है। जो उसने पे नहीं करा वो तो पहले ही आपको नजर आ रहा होगा कॉल्स इन एरियर। अच्छा, अब कंपनी को मालूम है कि ये जो 1000 शेयर हैं, कंपनी को क्या मालूम है कि ये जो 1000 शेयर हैं इनकी वैल्यू 10 रुपए के हिसाब से 10,000 की है। अब कैंसिल तो हमने कर दिए, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन कंपनी को यह मालूम है कि इसमें 7,000 रुपए तो हमें मिल चुके हैं, यानी कि इन्हीं शेयर को अगर कंपनी इश्यू करेगी तो कंपनी को इन शेयर पे, देखो अगर पहले वाले व्यक्ति ने ठीक तरीके से पे करा होता तो कंपनी को 10,000 रुपए ही तो मिलते ना। एक तो उस डिफॉल्टर ने हमें 7,000 रुपए दे दिए और अब कंपनी के पास राइट है कि वो इन 1000 शेयर को जो कि 10 रुपए वाले हैं री इश्यू कर सकती है। तो कंपनी जब इन शेयर को री इश्यू करती है, तो मैंने अभी तुमसे थोड़ी देर पहले कहा था कि कंपनी जनरली एक ही मुश्त में पैसा बुलाती है, और मैंने उसका रीजन बताया था क्योंकि मैंने कहा कि कोई भी कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंजेस पसंद नहीं करती है, ये कैपिटल मार्केट में खराब साइन देते, इसलिए कंपनी को जल्दबाजी मची रहती है कि हम जल्दी से अपनी शेयर कैपिटल को ओरिजिनल लेवल पे ले आएं। तो ओरिजिनल लेवल पे लाने के लिए कंपनी जब शेयर को री इश्यू करती है तो जिसको भी री इश्यू करे जाएंगे इसको कहा जाएगा भाई हम आपको थोड़ा कंसेशन भी दे देंगे और आप हमें एक मुश्त में पैसा दे दो। एक्चुअली कंपनी 7 रुपए का भी डिस्काउंट दे सकती है, क्योंकि 7 रुपए तो हमें ऑलरेडी मिल ही चुके हैं ना, 7 के हिसाब से तो पैसा हमें ऑलरेडी मिल चुका है, 1000 इंटू 7 7,000। कंपनी चाहे तो मैक्सिमम इतना डिस्काउंट दे सकती है 1000 इंटू 7 तक। खैर इस क्वेश्चन में लिखा है कि कंपनी के डायरेक्टर ने ये जो 1000 शेयर थे इनको 8 रुपए के हिसाब से री इश्यू करा। जिसको भी री इश्यू करा गया, जिसको भी करा गया, उसको ये कहा गया भाई ये 1000 शेयर हैं, 10 रुपए वाले हैं, और ये माना जाएगा आपने 10 रुपए पे कर दिए, लेकिन हकीकत में आपको हमें केवल 8 रुपए ही पे करने हैं और 2 रुपए हम आपको एक तरीके से कंसेशन दे रहे हैं। ये इसका पहले तो मतलब है, करेक्ट। ₹8 एज फुल्ली पेड जो री इश्यू की लाइन में लिखा था उसका ये मतलब है। खैर अब फोरफीट करने के बाद जब मैं शेयर को री इश्यू करूंगा तो अगला मुद्दा ये है री इश्यू। अब जब कोई कंपनी अपने शेयर को री इश्यू करेगी तो ये बात तो अब आपको मालूम है कि हम जनरली कुछ कंसेशन देते हैं जिसको हम डिस्काउंट बोलते हैं, करेक्ट। याद रखें कि कोई कंपनी अपने ओरिजिनल शेयर को डिस्काउंट पे इश्यू अब नहीं कर सकती सेक्शन 53 के हिसाब से, लेकिन फोरफीट करने के बाद जब शेयर को री इश्यू करा जाता है तब डिस्काउंट दिया जा सकता है। तो जब हम डिस्काउंट पे इन शेयर को री इश्यू करेंगे तो उस केस में हमारी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। अब ये जो शेयर हमने फोरफीट करे थे 1000, इनको हम री इश्यू कर रहे हैं, और जब हमने री इश्यू करा तो हमने उससे 8 रुपए मांगे, करेक्ट। 10 रुपए का शेयर है लेकिन हमने कहा भाई 8 रुपए तुम दे दो, तो हमें 8,000 रुपए मिल गए। इसका मतलब 1000 शेयर पे हमें 2 रुपए नहीं मिले, कोई बात नहीं, 1000 इंटू 2 2000 रुपीज हमें नहीं मिले। तुम्हें यह भी याद होगा कि इससे पहले के लेवल पे जब आप री इश्यू की एंट्री करते थे तो आप यहां पर शेयर फोरफीटेड अकाउंट ही लिखते थे, ये शेयर फोरफीटेड अकाउंट ही है, करेक्ट। अब क्यों लिखते थे, शेयर फोरफीटेड को डेबिट क्यों करते थे, क्योंकि ये वाला जो डिस्काउंट हम दे रहे हैं ना, ये बात आपकी समझ में अब आनी चाहिए कि ये वाला जो डिस्काउंट आप दे रहे हैं, एक मिनट के लिए मैं देखूं जरा पेन कौन सा, ये ठीक है, ये डिस्काउंट इसमें से निकाल करके आप दे रहे हैं, क्योंकि शेयर फोरफीटेड अकाउंट जब आपने उस व्यक्ति के शेयर फोरफीट करे थे तो आपको यहां पर ये कुछ गेन हुआ था, ये आपके लिए गेन है। तो मैंने अभी कहा कि आप 7,000 का भी डिस्काउंट दे दे तो आप लॉस में नहीं जा सकते।
तो जो हम कंसेशन देते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि पहले इन शेयर पे हमें कुछ पैसा मिल चुका है, तो उसी में से हम क्या डिस्काउंट देते हैं या कंसेशन देते हैं, तो हमारा ये शेयर फॉरफिटेड अकाउंट थोड़ा सा कम हो जाएगा, इसलिए इसको डेबिट करा जाता है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, 1000 इंटू 10। तो 1000 इंटू 10 के हिसाब से अब आप इसकी एंट्री करोगे। 1000 इंटू 10 के हिसाब से आपने इसकी एंट्री करी, दैट इज इक्वल टू 10,000। इज इट क्लियर टू यू? तो 10,000 से ये एंट्री इसकी हो जाएगी। अब आपको मालूम है कि पहले आपको 7,000 का गेन हुआ था, ये जो मिले थे, उसी गेन में से आपने 2,000 तक का डिस्काउंट दे दिया, तो अभी भी आपका नेट गेन कितने का है? 5,000 रुपए का है या नहीं? बिल्कुल है। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में जो बैलेंस पड़ा हुआ है वो आपके लिए कैपिटल नेचर का गेन है। ये जो गेन है इसको कैपिटल नेचर का गेन है। पहले तो ये कैपिटल नेचर के गेन कौन से होते हैं? कैपिटल नेचर के गेन वो गेन होते हैं जो बिजनेस के प्रोडक्ट या सर्विसेज को बेचने देने से नहीं होते हैं, जो किसी और वजह से होते हैं। तो यहां हमने शेयर फॉरफिट करा, उनको रीइश्यू करा, तो इसलिए ये कैपिटल नेचर का गेन है। तो कैपिटल नेचर का जो ये गेन है इसको हम कैपिटल रिजर्व में ले जाएंगे। तो कैपिटल रिजर्व, अब मैंने यहां पर लिखा कैपिटल रिजर्व, तो अब मैं इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दूंगा। इज इट क्लियर टू यू? अब जब मैं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करूंगा तो एंट्री हो जाएगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, यानी कि जो बचा हुआ बैलेंस है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में उसको हम कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं। कितना बैलेंस बचा हुआ है सर? 5,000 का बैलेंस बचा हुआ है, तो ये 5,000 रुपए हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दी। समझ में आ गई बात कि किस तरीके से मूव करना है और किस तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस को करना है। तो मैंने तुमसे कहा था कि जो पहला क्वेश्चन है, पर्पस ये है इस क्वेश्चन के थ्रू पूरे चैप्टर को जो इससे पहले के लेवल पे आपने करा था हम उसको रिकैप करते हैं। हालांकि इस लेवल पे भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अब हमने नेक्स्ट सेशन में जब हम देखेंगे, अब हम आएंगे, आपको याद होगा जब आप कुछ कैलकुलेशन भी करा करते थे, खास तौर पे कैलकुलेशन कब करी जाती है ये भी बच्चों को पता नहीं रहता, करेक्ट? तो उसकी चर्चा फिर हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे जब ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो, प्रोरेटा का केस हो, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो और उसमें कोई प्रोरेटा का डिसीजन हो और कोई व्यक्ति अगर अलॉटमेंट पे ना करे तो हमें उस केस में कुछ कैलकुलेशंस भी करनी पड़ती है। और वो कैलकुलेशंस वगैरह किस तरीके से करेंगे, मैंने कहा इसकी चर्चा जो होगी फिर वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो इस सेशन के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट सेशन में फिर मुलाकात होगी।